हेलो दोस्तों, ई डेयरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, दूध का नेचर पेरिशेबल होता है, यानी दूध जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इसे निकालने के बाद जल्दी से जल्दी इसका संरक्षण यानी प्रेजर्वेशन करना जरूरी होता है। बिना प्रेजर्वेशन किए दूध में बैक्टीरिया की कंटामिनेशन बढ़ जाती है, जिससे दूध न तो पीने लायक रहता है और ना ही उस दूध की आगे प्रोसेस की जा सकती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जल्दी से जल्दी इसको ठंडा या चिलिंग करके दूध को बचाया जा सकता है। दूध की चिलिंग या ठंडा करने के डिफरेंट मेथड्स और प्रोसेस को हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों, चिलिंग और रेफ्रिजरेशन में दूध को स्पॉइलेज होने से बचाया तो जा सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हर कहीं पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका कारण इकोनॉमिकल और टेक्निकल दोनों हो सकते हैं। तो चिलिंग और रेफ्रिजरेशन का कोई अल्टरनेटिव मेथड ही दूध को खराब होने से बचा सकता है। उस अल्टरनेटिव मेथड का नाम है लैक्टोपेरोक्सीडेज या थायोसाइनेट या हाइड्रोजन पेरोक्साइड सिस्टम यानी एलपी सिस्टम भी कह सकते हैं। दोस्तों, सन 1987 में FAO और WHO एक्सपर्ट पैनल ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिल्क क्वालिटी की प्रेजर्वेशन के लिए एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव मान लिया था, लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ज़्यादा कंसंट्रेशन दूध में टॉक्सिसिटी का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं एलपी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं। पहला कंपोनेंट है लैक्टोपेरोक्सीडेज। लैक्टोपेरोक्सीडेज एक हीट स्टेबल एंजाइम होता है जो नेचुरली दूध में मिलता है। गाय के दूध में लगभग 1.4 यूनिट पर ml लैक्टोपेरोक्सीडेज होता है और भैंस के दूध में लगभग 0.9 यूनिट्स पर ml लैक्टोपेरोक्सीडेज प्रेजेंट होता है। यह एक ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता है। लैक्टोपेरोक्सीडेज सिस्टम में दूध की प्रेजर्वेशन के लिए लैक्टोपेरोक्सीडेज की अमाउंट लगभग 0.5 से 1 मिलीग्राम पर लीटर की ज़रूरत होती है। दूध के अलावा लैक्टोपेरोक्सीडेज ह्यूमन सलाइवा, टीयर्स और सर्वाइकल म्यूकस में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा कंपोनेंट है थायोसाइनेट। थायोसाइनेट एनिमल टिश्यूज और सिक्रेटरी सेल में पाया जाता है। हालांकि दूध में इसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। बोवाइन मिल्क में 2 से 15 ppm थायोसाइनेट पाया जाता है। यह थायो अमीनो एसिड्स और साइनाइड की डिटॉक्सिफिकेशन से बचाता है। थर्ड कंपोनेंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 कई बैक्टीरियल स्पीसीज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लगभग 300 to 800 ppm हाई कंसनट्रेशन H2O2 मिल्क को प्रेजर कर सकता है, लेकिन इतनी कंसनट्रेशन लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम को भी किल कर देती है। हाई कंसनट्रेशन H2O2 टॉक्सिक नेचर का भी होता है। दोस्तों, ताज़े दूध में लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम की अमाउंट तो एलपी सिस्टम के लिए काफ़ी होती है, लगभग 30 मिलीग्राम पर लीटर, लेकिन दूध थायोसाइनेट और H2O2 का अच्छा सोर्स नहीं है, इसलिए इन्हें एक्सटर्नल सोर्स से ऐड किया जाता है। थायोसाइनेट के लिए सोडियम थायोसाइनेट एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है, जबकि सोडियम पर कार्बोनेट H2O2 के लिए एज ए सोर्स यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोसीजर और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एलपी सिस्टम। सबसे पहले ताज़े दूध में लगभग 14 मिलीग्राम सोडियम थायोसाइनेट पर लीटर दूध में डालना चाहिए और अच्छी तरह से मिक्स करना है। लगभग 1 मिनट तक साफ प्लंजर से प्लंजिंग और मिक्सिंग करनी है। फिर लगभग 30 मिलीग्राम सोडियम पर कार्बोनेट पर लीटर ताज़े दूध में डालना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करना है। यह भी ध्यान रखना है कि पहले सोडियम थायोसाइनेट डालना है, फिर सोडियम पर कार्बोनेट डालना है। सोडियम पर कार्बोनेट H2O2 रिलीज करेगा, फिर लैक्टोपेरोक्सीडेज के साथ एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 5 से 7 मिनट में H2O2 और HCl नेगेटिव पूरी तरह से OHCl नेगेटिव, जो कि एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड है, बना लेंगे। उसके बाद दूध में H2O2 प्रेजेंट नहीं होगा और OHCl नेगेटिव अपना एक्शन दिखाना शुरू कर चुका होगा। दोस्तों, दूध निकालने के लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर एलपी सिस्टम ताज़े दूध में एक्टिव और स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद लैक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम की
एक्टिविटी दूध में कम हो जाती है, जिससे बाद में एलपी सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। दोस्तों, अब देखते हैं एलपी सिस्टम में किन केमिकल रिएक्शन से दूध को प्रिजर्व किया जाता है। सबसे पहले थायोसाइनेट H2O2 से एलपी की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, फिर वह हाइपोथायोसाइनस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दूध की पीएच पर हाइपोथायोसाइनस एसिड फर्दर OHCN नेगेटिव यानी हाइपोथायोसाइनाइट और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। हाइपोथायोसाइनाइट यानी OHCN नेगेटिव ही एलपी सिस्टम का मेजर एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है। हाइपोथायोसाइनाइट रिएक्शन का इंटरमीडिएट कंपाउंड है। यह रिएक्शन फर्दर भी चलती रहती है। OHCN नेगेटिव H2O2 के साथ रिएक्शन करके साइनोसल्फरस और H2O बनाता है। साइनोसल्फरस H2O2 के साथ रिएक्शन करके साइनोसल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। उसके अलावा प्रोडक्ट्स में सल्फेट, अमोनिया और CO2 भी बन सकते हैं। अगर बोल्ड मिल्क में एलपी सिस्टम का यूज़ किया जाए तो बोल्ड मिल्क में मौजूद सल्फाहाइड्रल ग्रुप, जो कि बोल्ड मिल्क में कुक्ड फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो OHCN नेगेटिव यानी हाइपोथायोसाइनेट के साथ अटैच होकर कंपाउंड बना देते हैं, जिससे फ्री OHCN नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और साथ ही बोल्ड मिल्क में एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। इसलिए एलपी ताज़े दूध यानी रो मिल्क में ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, क्योंकि रो मिल्क में सल्फाहाइड्रल ग्रुप ना के बराबर होता है। OHCN नेगेटिव यानी हाइपोथायोसाइनेट आयन का बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल दोनों इफेक्ट होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना और बैक्टीरियोसिडल मतलब बैक्टीरिया को किल कर देना। OHCN नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव रेफ्रिजरेशन कंडीशन पर पाए जाने वाले साइकोट्रोप्स और ई कोलाई जैसे बैक्टीरियल स्पीसीज और स्ट्रेन्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। एलपी सिस्टम में मिल्क पास्चराइजेशन करना भी ज़रूरी नहीं होता। लैक्टोपेरोक्सिडेज का प्रेजर्वेशन इफेक्ट टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस पर 7 से 8 घंटे तक दूध को प्रेजर्व किया जा सकता है और 15 डिग्री सेल्सियस पर 24 से 26 घंटे तक दूध को प्रेजर्व किया जा सकता है। इसके अलावा एलपी सिस्टम के साथ दूध का टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो दूध की शेल्फ लाइफ आसानी से बढ़ाई जा सकती है और दूध लंबे समय तक पीने योग्य बना रह सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेयरी से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहें।